हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। वायरोलॉजी हम लोग आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले कि हम ये बात करेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वायरसेस के, कि मतलब कोई वायरस है तो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, सारे वायरसेस में क्या चीज़ जनरली पाए जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स क्या पाए जाएंगे। तो सबसे पहले जब बात करेंगे अपन की वायरस की बात करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दे जाएंगे कि वायरस का जो होता है कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। मतलब इट मीन्स क्या होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर ना ही सेल वॉल पाए जाएंगे, ना ही सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, ना ही राइबोसोम्स। अब सेलुलर ऑर्गेनल्स मतलब क्या हुआ कि एक सेल के अंदर एक जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक ऑल दैट थिंग्स जो प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद अगर बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि वायरस एक ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। जब तक वो बाहर है, सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर है, तब तक वो ना ही लिविंग में काउंट किया जा सकता है ना ही नॉन लिविंग में। इसीलिए इट इज़ अ जोन, इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। हाँ, उसके बाद वायरस की बात करेंगे तो ये जो होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है। इसको लिविंग कब कहेंगे? जब ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मतलब तभी इसको वायरस को लिविंग कहेंगे जब किसी होस्ट सेल के अंदर होगा, तभी इसकी सारी एक्टिविटीज होंगी, तभी ये लिविंग में काउंट होगा। दूसरी बात कि वायरस के अंदर अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे अगर, तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की जो बात करेंगे तो वायरस के अंदर आइदर केवल वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा, डेट इज आइदर डीएनए और आरएनए। ओके। दूसरी बात, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि इसके अंदर इसका कोई खुद का एंजाइम नहीं होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हेल्प करें। इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत होगी वो खुद का एंजाइम इसके पास नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी विल राइट द लैक एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब इसको दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक, अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट अपन करते हैं, तो कोई टेस्ट जब अपन करते हैं तो वायरस और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई, सेपरेट करने के लिए, जब हमें अगर वायरस को और बैक्टीरिया को सेपरेट करना है कि वेदर इट इज वायरस और बैक्टीरिया, वी शुड यूज अ बैक्टीरिया फिल्टर पेपर। सो we should use the bacteria filter so that the bacteria cannot pass through that filter and virus can pass, because the size of the virus is very small, less than the largest virus size is still smaller than the smallest bacteria, so that we can use this filter paper. एंड आफ्टर दैट क्या हो सकता है कि दूसरा चीज क्या हो सकता है कि अगर वायरस को अपन यूज करते हैं तो इसके ऊपर किसी एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई वी विल राइट द अनअफेक्टेड बाय एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। अब वायरस अब मल्टीप्लाई कैसे करता है, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बाइनरी फ्यूजन से अपन नहीं कर सकते हैं इसको, ये बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई नहीं करता है, इस वजह से हमने बाइनरी फ्यूजन को कट कर दिया है। और दूसरी बात, इसका एक कैरेक्टर है कि ये एक आर्टिफिशियल मीडियम में वायरस ग्रो नहीं कर सकता है। हाँ, कैन नॉट ग्रो इन सेल्फ फ्री मीडिया, दैट इज आर्टिफिशियल मीडिया। नाउ अगर हम बात करते हैं अब इसके मॉर्फोलॉजी की, जैसे यहाँ पे अपन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी सबसे अहम, सबसे पहला है कि इसका साइज। तो साइज जो इसका होता है वो काफी वेरिएबल होता है, दैट इज 20 to 400 नैनोमीटर इन साइज। हाँ, then after that we will talk about the nucleic acid. Then first we have to look at a rough diagram of the virus, in which inside in the central core it is formed by the nucleic acid, whether it is DNA or RNA. After that we will have capsid, that is repeated protein unit, subunit, and that is polypeptide, protein subunit polypeptide. And after that we will have envelope, which has two parts, protein part and lipid part, which is not always present in every virus. Some viruses have envelope and some viruses do not have envelope. Now the first point is nucleic acid. In nucleic acid जब बात करेंगे तो इसमें either DNA होगा या RNA प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे गाइस। तो या फिर डीएनए या फिर आरएनए होगा।
अब ये डीएनए आरएनए कैसा हो सकता है, या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है, या लीनियर हो सकता है, सेगमेंटेड भी हो सकता है, या अनसेगमेंटेड। तो सारे तरह के, ऑलमोस्ट सारे तरह के न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और इसके बेसिस पे, डीएनए और आरएनए के बेसिस पे न्यूक्लिक एसिड, इसमें वायरस के केस में दो तरह के डिवाइडेड होते हैं, दो तरह के वायरसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे, दैट इज डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। अब डीएनए वायरसेस की बात करेंगे तो उससे कुछ एग्जांपल्स ये होते हैं कि जैसे पार्वो वायरस, पैपो वायरस, एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस एंड पॉक्स वायरस। इसके में क्या होता है कि पार्वो वायरस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है, एंड द पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट वायरस। एंड वेरएज आरएनए वायरस की अगर बात करेंगे तो आरएनए वायरस में अपन बात करते हैं तो इसमें पिकोरना वायरस, टोगा वायरस, एंड अब वही जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो उसी का एक कैटेगरी है कोविड-19 जैसे, उसमें ये कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है एक दूसरा एग्जांपल लाइक रेब्डो वायरस हो गया। हाँ, उसके बाद मिक्सो वायरस होता है। मिक्सो वायरस के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्थो मिक्सो वायरस एंड पैरा मिक्सो वायरस। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आरएनए वायरसेस एंड डीएनए वायरसेस। उसके बाद दूसरा फीचर्स जो बात करेंगे अपन, उसके बाद अपन बात करेंगे कैप्सिड के बारे में। गाइस, कैप्सिड के बारे में अपन बात करेंगे। कैप्सिड क्या होता है कि ये सराउंड करता है, न्यूक्लिक एसिड को कवर करने का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को कवर करने का काम करता है। तो कैप्सिड होता क्या है कि ये होता है एक नंबर ऑफ रिपीटेड प्रोटीन सब यूनिट, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। इसको अपन कहते क्या है, कैप्सोमियर्स कहते हैं। हाँ, तो इस गाइस को सब यूनिट्स को क्या कहते हैं अपन, कैप्सोमियर कहते हैं। फंक्शन क्या होता है कैप्सिड का, 3 फंक्शन होते हैं। कैप्सिड के 3 फंक्शन होते हैं गाइस। तो अब उन तीनों फंक्शन में क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि ये कैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्टेड बाय कैप्सिड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, जैसे न्यूक्लियसेस एंजाइम्स होंगे जो डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूक्लिक एसिड को, या कोई अदर डेलेटेरियस एजेंट होंगे जिससे इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंच सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो डेलेटेरियस एजेंट्स होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक नॉन इन्वेलप वायरस है। अब ये तो सारी जगह काम होगा। अब नॉन इन्वेलप वायरस में क्या करेगा कैप्सिड, नॉन इन्वेलप वायरस में क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन हैज टू बी इनिशिएटेड बाय द कैप्सिड विद द हेल्प ऑफ कैप्सिड। अब वो कैसे करेगा, वो इनिशिएट रेप्लिकेशन को कैसे करेगा, तो बाय अटैचिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल्स। होस्ट सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उससे अटैच करके और अटैच होगा और तब जाके रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप इनिशिएट होगा। और उसके बाद कैप्सिड का एक और फंक्शन है कि ये एंटीजेनिक होता है एंड हर एक वायरस के लिए स्पेसिफिक होता है। अब ये स्पेसिफिक कैसे होता है, ये होता है नंबर ऑफ रिपीटेड जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं कैप्सोमियर। आई थिंक इसके नंबर में चेंजेस आ सकते हैं। अब ये कैप्सिड हो गया। अब कैप्सिड के कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे गाइस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो तीनों पार्ट्स क्या है गाइस, जैसे कि मान लीजिए बेस्ड ऑन कैप्सोमियर अरेंजमेंट कैप्सिड इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन आइकोसाहेड्रल और क्यूबिकल capsid, and second one is helical, and third one is complex capsid. तो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड की बात करेंगे तो इसमें जो आते हैं ना रिजिड आते हैं, ये रिजिड होते हैं ये कैप्सिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं। इसमें इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें 12 कॉर्नर्स पाए जाएंगे या वर्टिसेस कह लो, और 20 साइड्स और फैसेट्स कह लो, 20 साइड्स और फैसेट्स कह लो। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर इसमें जो वायरसेस होते हैं, इस कैटेगरी में जो वायरस आते हैं, अगर 50 नैनोमीटर के कम के साइजेस के हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर इसको अपन देखेंगे तो इट अपीयर्स स्फेरिकल in shape. These type of viruses, those sizes are less than 50 nanometer are appears to be spherical in shape in electron microscope. इसके एग्जांपल क्या होंगे कि लगभग ऑल डीएनए वायरसेस, जितने भी वायरसेस जो डीएनए वायरसेस होते हैं कि कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं एक्सेप्ट
पॉक्स वायरस। तो एग्जाम ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा, एमसीक्यूज यहीं से होंगे कि विच वन इज नॉट which DNA virus is not icosahedral type or cubical type of capsid type of viruses। तो उसमें कौन सा आ जाएगा, पॉक्स वायरस, because all DNA viruses are icosahedral type except pox virus, and most of the RNA viruses are belongs to the icosahedral virus type। and after that the second type is helical capsid। एंड तो इसमें क्या होता है कि हेलिकल टाइप ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हेलिकल रिंग लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हेलिकल फ्लेक्सिबल होते हैं। ये रिजिड भी हो सकते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एकदम कहना सही नहीं है कि ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑल वायरसेस विच आर कम्स बिलोंग्स टू द हेलिकल कैप्सिड टाइप आर फ्लेक्सिबल नोन because it may be rigid also, like for example TMV, that is tobacco mosaic virus, and other examples of helical are myxovirus, which includes the ortho and para both, ortho and para myxovirus, and after that rhabdovirus and filovirus and bunia virus guys। and complex viruses जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, उसमें ये पॉक्स वायरस आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे गाइज एनवेलप की बात करेंगे। तो एनवेलप में बात करेंगे तो एनवेलप की मैंने बात की थी कि एनवेलप में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट लिपिड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रोटीन पार्ट। समझ रहे हैं गाइज, लिपिड पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट। तो ये लिपिड पार्ट जो होता है एनवेलप का, ये जो वायरस होता है वो ऑब्टेंड करता है या डिराइव करता है फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज होस्ट सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय द लिपिड पार्ट, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। That is derived, this lipid part of the viruses has to derived from the host cell membrane, and the protein part which is coded by the virus itself, which is made up of subunit known as peplomers। उसको एक सब यूनिट का बना होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स कहते हैं, जो कि स्पाइक्स जो वायरस के ऊपर जो ऐसे कोई मान लो वायरस है, ये वायरस है, इसके ऊपर ना स्पाइक्स बने होते हैं, स्पाइक्स ऐसे बने होते हैं, स्पाइक्स ऐसे बने होते हैं, स्पाइक्स। अब ये स्पाइक्स जो होते हैं वो यही बनाते हैं, पेप्लोमर्स होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट ही होता है। ये पेप्लोमर्स जो होता है एक्चुअली एंटीजेनिक नेचर के होते हैं। एंटीजेनिक नेचर के मतलब डिजीज कॉजिंग नेचर के होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। समझ रहे हैं, ये क्या करता है कि जा करके एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होस्ट सेल पे होता है, वो पेप्लोमर्स उससे जा करके बाइंड कर जाता है। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर, मान लो कोई होस्ट सेल्स ऐसे हैं, इनके ऊपर कोई ऐसे रिसेप्टर्स बने हुए जा करके ऐसे इस पे बाइंड कर जाते हैं, ताकि फ्री अटैचमेंट हो जाता है और वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर कर पाता है। ठीक समझ पा रहे हैं। अब ये पेप्लोमर्स जो होता है एक भी हो सकते हैं और एक टाइप के भी हो सकते हैं और कई टाइप के भी एक वायरस के ऊपर हो सकते हैं। कई टाइप के, एक टाइप के भी या दो टाइप के भी, तीन टाइप के भी ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ पेप्लोमर्स ऑन अ सिंगल वायरस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि वो कैसे किस वायरस में ऐसा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे मान लो इन्फ्लुएंजा वायरस में दो तरह के पेप्लोमर्स होते हैं, जैसे हिम एग्लूटिनिन एंड न्यूरोएमिनेडेज ये होते हैं। तो हिमएग्लूटिनिन होता है, न्यूरोएमिनेडेज एक एंजाइम है जो कि रिसेप्टर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम है। जैसे कि जैसे होस्ट सेल के ऊपर मैंने आपको बताया कि होस्ट सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, उस पर जाकर के ये वायरस अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ पेप्लोमर्स। तो ये जैसे यहाँ पे जाता है तो इसके अंदर प्रोटीन पार्ट जो ये न्यूरोएमिनेडेज होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जब से मान लो कि अटैच किया, जैसे अटैच किया जा करके होस्ट सेल पे, तो वो क्या करता है, न्यूरोएमिनेडेज उसको डिसॉल्व कर देता है, इसलिए इसको आरडीई रिसेप्टर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम कहते हैं। ज़्यादातर जो इस एनवेलप में जो होता है मोस्ट ऑफ वायरस हैज एनवेलप एक्सेप्ट सम वायरस लाइक पैरवोवायरस, एडिनोवायरस एंड पिकोरना वायरस एंड हेपेटाइटिस। शेप की बात करें तो रफली ये स्फेरिकल शेप का होता है, एक्सेप्ट रेबीज वायरस, इबोला वायरस, पॉक्स वायरस एंड एडिनोवायरस गाइस। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं शेप इसका ये हो गया, रफली ये जो होता है इस स्फेरिकल शेप का होता है, एक्सेप्ट ऑल दिस एग्जाम्पल्स। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।